ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 12। तो हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटर कर रहे हैं। तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो हम आज सबसे पहले एग्जांपल 2.78 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम सिमेट्रिकल कैपेसिटर्स को स्टडी कर रहे थे। तो इसके फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था, सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। उसमें कह रहे हैं कि एक क्यूब है। तो पहले हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। और उस क्यूब के हर एक साइड में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये मैं हर एक साइड में एक कैपेसिटर दिखा देता हूं। तो इसके हर एक साइड में एक एक कैपेसिटर लगा है, जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C है। अब एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड D पॉइंट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था जब उसने A और B पॉइंट के बीच में पूछा था। तो हमें इस फिगर में बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जनरली सिमेट्रिकल फिगर के होते हैं, तो उस कंसेप्ट से होते हैं। अब हमें A और B पॉइंट D पॉइंट को देखना है। A पॉइंट जहां पे चार्ज एंटर कर रहा है और D पॉइंट जहां से चार्ज लीव कर रहा है। अब अगर हम A और D पॉइंट के बीच का जर्नी देखें तो वो काफी सिमेट्रिकल है, क्योंकि A पॉइंट से यहां से दो रास्ते जा रहे हैं और फिर वो इस रास्ते में और इस रास्ते में कन्वर्ट हो गए, इधर को जा रहे हैं। अगर हम डी पॉइंट से देखें तो वो भी लगभग सेम फिगर बन रहा है कि डी पॉइंट से पहले दो तार जा रही हैं ए की तरफ, और फिर वो आगे दो तारें उसको ए की तरफ लेकर जा रही हैं। यानी कि जो सिमेट्री ए की डी से है, अगर मैं सिर्फ ए और डी के बीच का फिगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो आप देख रहे हो जो सिमेट्री ए से डी की तरफ है, सेम सिमेट्री डी से ए की तरफ है। तो ये सिमेट्रिकल फिगर हो गई बिटवीन ए एंड बी। अब जो सिमेट्रिकल फिगर होती है उसमें जो चार्ज जो जो कैपेसिटर जिसके सिमेट्रिकल होता है उनमें सेम चार्ज फ्लो करता है। तो अब इस लॉजिक को अप्लाई करके अब हम देखते हैं कैसे चार्ज आएगा। तो मैं अपने जो मेन फिगर है उसको दोबारा से अगर बना लूं तो मान लो ए से, ये ए पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर था ए से। तो इस फिगर को हम पूरा दोबारा से एक बार बना ही लेते हैं। तो ये फिगर ऐसे था। हम मान लेते हैं ए से यहाँ पे चार्ज, क्योंकि यहाँ से दो ब्रांचेस लेकर जा रही हैं, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है Q1 और यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है Q। अब क्योंकि ये दो कैपेसिटर डी पॉइंट के इन पॉइंटों से सिमेट्रिकल थे, तो इनमें भी सेम ही चार्ज आएगा Q1 और Q1। अब अगर A और D में यहाँ से Q1 चार्ज आएगा और D के इधर भी Q1 होकर ही चार्ज आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। इसका मतलब जो चार्ज यहाँ पर आएगा वो डायरेक्टली इधर को चला गया। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है जिसे मैं अब एक सर्कल में कर रहा हूँ, ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसको कोई चार्ज नहीं जा रहा है।
क्योंकि जो भी चार्ज इधर से आया वो सारा का सारा इधर को चला गया। सिमिलरली यहां से Q1 चार्ज आ रहा था और वो सारा का सारा यहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब जो ये वाला कैपेसिटर है जिसको अब मैं अगेन एक सर्कल में रख रहा हूं, वो भी इनसिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि उसकी तरफ चार्ज ही नहीं जा रहा है। तो हम इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर दिखा सकते हैं क्योंकि ये इन ब्रांचेस में चार्ज नहीं जा रहा है। इसका Q1 का पूरा चार्ज इधर को चला गया और इसका Q1 का पूरा चार्ज इधर को चला गया। तो इसका कुछ भी चार्ज नहीं बचा जो ऊपर जा सके और इसका भी कोई चार्ज नहीं बचा जो ऊपर जा सके। तो ये जो दो कैपेसिटर मैंने सर्कल में रखे हैं हम उन्हें हटा सकते हैं। तो अब यार हम एक नई फिगर बनाते हैं जिसमें इन दोनों कैपेसिटर वाली ब्रांच को हटा के दिखाते हैं। तो जैसे हम वो करेंगे सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगर मैं इन दो कैपेसिटर को हटा दूं तो ये सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा। मैंने ये वाली ब्रांच, तो ये सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा। ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। मैंने ये वाला कैपेसिटर हटा दिया और ये वाला कैपेसिटर भी हटा दिया, इनको हटा दिया। अब जैसे ही मैंने इनको हटाया तो मेरे को काफी कॉम्बिनेशन बनने शुरू हो गए सीरीज पैरेलल के। जैसे अगर मैं अब इस फिगर को देखूं तो ये जो C और ये जो C है जिसे मैं रेड कलर के पेन से एक बॉक्स में लेके आ रहा हूं, ये दोनों सीरीज में हो गए S1। और ऐसे ही ये C और ये वाले C भी सीरीज में हो गए S2। और नीचे अगर हम देखें तो ये वाले दो भी आपस में सीरीज में हो गए S3 और ये वाले जो दो हैं ये भी सीरीज में हो गए S4। तो सीरीज के अभी तक 4 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, S1, S2, S3 और S4। तो हम नेक्स्ट एक और फिगर बनाएंगे जिसमें इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाकर दिखा देंगे। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं फिगर बनाना। ये एक कैपेसिटर यहाँ था, ए से तार थी। अब इस C और इस C की जगह एक कैपेसिटर बन रहा था। अब सीरीज में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, अगर इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू हो तो सीरीज में हाफ हो जाएगी। तो जो इसका आंसर आएगा S1 का वो C/2 हो जाएगा। ऐसे ही यहां से एक और तार यहाँ पे जाके इसके साथ मिलेगी, उसका भी आंसर C/2 हो जाएगा। तो ये S2 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे से S4 है, उसका भी आंसर C/2 हो जाएगा। और वहां से एक और आएगा जिसका आंसर C/2 हो जाएगा। ये अभी यहाँ पर लगे रहेंगे। तो ये सर्किट A से D के बीच में कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। ये S1 का आंसर, ये S2 का आंसर, ये S4 का आंसर और ये S3 का आंसर, राइट। अब अगेन जो फिगर हमने बनाई है अगर फिर उसको ध्यान से देखें तो हमें नजर आएगा कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये P1 हो गया और सेम लॉजिक से ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे, P2 हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से इनका पैरेलल से रिप्लेस करके नई फिगर बनाएंगे। लेटर से हम यहाँ पे एक और फिगर बनाएं। अब ये A से एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ था, एक कैपेसिटर इन दोनों का पैरेलल आ गया CP, वो सिंपल ऐड हो जाता है, C/2 प्लस C/2 फिर से C हो जाएगा। एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ था और एक यहाँ पे आ जाएगा A और D के बीच में, इसकी भी वैल्यू C हो जाएगी, C हो जाएगी। तो ये डायग्राम अब ऐसे हो जाएगा, राइट। अब ये काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब
हमें फिर से अब ए और डी के बीच में अगर हम फिर से देखें, जो बची नई फिगर है उसमें ये तीनों फिर से सीरीज में हो गए, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो हम इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन की फिगर बना लेते हैं। तो ये ए से इन तीनों का एक सीरीज आ जाएगा सी एस, और एक ये सी पी लगाई हुआ है सी, और अब ये दोनों इधर डी से मिल जाएंगे। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो वो cy3 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। जैसे 2 इक्वल सी का cy2 था, 3 इक्वल सी का cy3 हो गया। अब ये cy3 अब हम बहुत क्लोज है फाइनल आंसर के, तो अब ये लास्ट स्टेप में ये cy3 और ये सी पैरेलल में हो गए। तो अब हमें इनको सिंपली ऐड कर देना है ताकि ए और डी के बीच में एक सिंगल कैपेसिटेंस रह जाए। तो अगर मैं ए और बी के बीच में इनका पैरेलल आंसर निकाल लूंगा तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब c/3 में c ऐड करेंगे तो 4c/3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4c/3। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे जरूर घर में कुछ टाइम लगाकर इसको अच्छे से समझना। पहली बार नहीं समझ में आए तो दूसरा या तीसरी बार उसको बार बार देखना 2-3 बार, तो डेफिनेटली 1-2 अटेम्प्ट के बाद ये समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इनको सिमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। अगर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच का रास्ता दोनों एंड से सिमेट्रिकल है तो जो सिमेट्रिकल ब्रांचेस हैं उनमें सेम चार्ज आता है। तो इस पॉइंट को याद रखना और इसको अच्छे से देख लेना। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम का। ये एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसको कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल 2.80 में वो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर शो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए प्लीज ध्यान से करना। एज शो, इसे कैसे करते हैं एक बार समझ में आ गया तो काफी आसान है। पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं जो गिवन है। तो हमें ये ए और बी के बीच में एक लैडर शेप में कैपेसिटर जुड़े हुए दिखाए गए हैं। तो ऐसे काफी सारे कैपेसिटर दिखाए गए हैं। और ये सीरीज रुक नहीं रही है, अप टू इंफिनिटी है। ये वाली सारी वैल्यूज 2c 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 गिवन है और ये वाली सारी वैल्यूज c c c c गिवन है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमें एक इनफाइनाइट लैडर दिखाई गई है और उनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। हाँ जी, ये क्वेश्चन कैसे करना। अब ऐसे क्वेश्चंस में, इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि एक लिंक बार बार रिपीट करता है, आपको वो पहचानना होता है। जैसे अगर मैं ये CO2C को देखूं तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसे रिपीटिंग लिंक बोल देते हैं कि ये वाला CO2C का कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो हर स्टेप में, जैसे सेम यहाँ पे रिपीट हुआ इन दोनों का, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ R4 रिपीट, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ। तो बार बार ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीट होता जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें वो रिपीटिंग लिंक पहचानना होता है। तो ये हमने रिपीटिंग लिंक पहचान लिया। अब हम लेट कर लेते हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी है, उसे कुछ भी एक वेरिएबल x लेट कर लेते हैं, वो x है, राइट।
अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ करते हैं, जिसमें जो रिपीटिंग लिंक था उसको छोड़कर बाकी लैडर के जगह पे x लगा देते हैं, क्योंकि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। तो इसका मतलब हम इस सारे पोर्शन के जगह एक ही सिंगल x ले लेते हैं। लेट अस से मैं कैपिटल X ले लेता हूं, तो यहाँ स्मॉल x नहीं लेते हैं, हम इसको कैपिटल X सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक रिपीटिंग लिंक छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू को मैंने x के बराबर ले लिया। अब मैं इस फिर से एक बार a और b के बीच में इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा, वही सीरीज पैरेलल देखकर। अब जब मैंने इसे x ले लिया और बाकी बची फिगर को ध्यान से देखा, तो ये जो 2c और x हैं ये सीरीज में बन रहे हैं। किसमें बन रहे हैं? सीरीज में। तो पहले मैं इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लूंगा, क्योंकि फार्मूला होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, शॉर्टकट। तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूंगा, 2c इंटू एक्स डिवाइडेड बाय द सम 2c प्लस एक्स। तो ये इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर हम इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाकर एक फिगर फिर से बनाएं, तो जो सीरीज का आंसर आएगा CS, और जो C एक और पहले से बीच में लगा हुआ है वो आपस में अब पैरेलल भी हो जाएंगे। अब आप दूसरी फिगर से देख सकते हो कि ये C और ये CS एक बार फिर से पैरेलल में हो गए। अब हम इनका पैरेलल आंसर भी निकाल लेंगे आल्सो। अब इनका हम पैरेलल वैल्यू निकाल देते हैं, तो CP विल बी CS प्लस C। अब तो यहां से CP किसके बराबर आ जाएगा? CS हमने निकाला है 2CX ओवर C प्लस एक्स प्लस C, बट CP x के ही बराबर होगा। अब जो CP जो फाइनल आंसर आएगा वो x ही रहेगा, क्योंकि जब हम इनफाइनाइट सीरीज लेते हैं तो क्योंकि हमने हजारों लाखों लिंक्स के आंसर को x लेट किया है, तो उसमें अगर एक लिंक अब एक और ऐड हो जाएगा तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम CP को फिर से x ही ले लेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने ये CP को x ही ले लिया, क्योंकि एक लिंक और ऐड होने से वो टोटल वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं लेकर आए, क्योंकि ये सीरीज पहले ही इनफाइनाइट है। अब मुझे इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। x बराबर आ गया, यहां से C प्लस एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2CX प्लस C स्क्वायर प्लस CX। तो ये x इंटू C प्लस एक्स बराबर आ गया C स्क्वायर प्लस 3CX। इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, CX प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ गया C स्क्वायर प्लस 3CX। ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2CX माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूं, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर CX प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2CX ओवर CX C प्लस एक्स प्लस C। तो 2CX, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2CX ओवर 2C प्लस एक्स प्लस C। इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर कोई गलती नहीं हो तो ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, यहाँ 2 आना था नीचे, तो ये 2 ही आना था, ये 2 हम मिस हो गया, तो ये 2 आना था, तो ये आ जाता 2CX प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा हम इसको दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ठीक करते हैं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस CX माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3x को इधर ले आऊंगा, तो 2CX माइनस 3CX माइनस CX माइनस C स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस
यहाँ पे भी 2c² आएगा, तो c² यहाँ पे भी 2c² आएगा, तो यहाँ -2c² आएगा। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, -2cx प्लस cx -2c² इज 0। तो पहली दो टर्म्स में x कॉमन आ जाएगा, x -2c, आखिरी दो में c कॉमन आ जाएगा, x -2c 0। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, x -2c, x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा 2c और x आ जाएगा -c। अब -c तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में कैपेसिटेंस नहीं हो सकती, देयरफॉर इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी a और b के बीच में वो 2c के इक्वल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना कि इनफाइनाइट सीरीज का हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ओके, ये समझने के बाद मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के बारे में बताऊंगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, तो इसको अच्छे से समझना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आसान हो जाएगा और समझना। हाँ जी, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट 5 कैपेसिटेंस या 5 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जोड़ा हुआ, जिसे मैं पहले आपको दिखाता हूं कैसा वो दिखता है। तो ये 5 कैपेसिटर्स जब इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये एक काइट की तरह रिजेंबल करता है, कि एक रोम्बस या काइट के चारों ब्रांचेस में 4 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं और एक कैपेसिटेंस मिडिल वाली ब्रांच में लगा हुआ है। मान लो इन कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1, C2, C3 एंड C4 और बीच वाले की C5। तो जब भी 5 कैपेसिटर या इनके जगह 5 रेजिस्टर भी हो सकते हैं, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, जब वो इस तरह से काइट की शेप में जुड़े होते हैं तो इसे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। अब इसकी एक कंडीशन होती है, नाउ इफ अगर C1 ओवर C2 बराबर हो जाए C3 ओवर C4 के, C1 ओवर C2 बराबर हो जाए उनका रेशियो C3 ओवर C4 के, या फिर ऐसे भी हो सकता है C1 ओवर C3 इज इक्वल टू C2 ओवर C4, यानी कि इन दोनों का रेशो, जिसे मैं 1 क्लिक कर रहा हूं, इज इक्वल टू डबल क्लिक का रेशो, या सिंगल क्लिक ओवर डबल क्लिक इज इक्वल टू सिंगल टिक ओवर डबल क्लिक। देन C5 becomes मीनिंगलेस। तो जो C5 कैपेसिटर लगा हुआ है वो मीनिंगलेस हो जाता है, मतलब उसको अगर हम हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज ABCD है, तो देयरफॉर हम जो बीच में कैपेसिटर लगा है उसको हटा भी सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बीच वाले कैपेसिटर को हटा दूंगा या उस वाली पूरी वायर को ही हटा के दिखा दूंगा, तो ये सर्किट ऐसे रह जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ तभी होगा अगर जो C1 ओवर C2 कैपेसिटेंस का रेशियो है वो C3 ओवर C4 कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो जाए तभी। क्यों? क्योंकि जो B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उस ब्रांच में चार्ज आना बंद हो जाता है, तो इसीलिए मिडिल आर्म में ब्रांच जाना बंद हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 कैपेसिटर्स होते हैं, और अगर C1 ओवर C2 C3 बाई C4 के इक्वल हो जाए, या C1 ओवर C3 C2 बाई C4 के इक्वल हो जाए, तो मिडिल आर्म में जो कैपेसिटर लगा है वो मीनिंगलेस हो जाता है, मतलब आप उसको हटा कर भी दिखा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि इससे ये दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में हो जाएंगे और नीचे वाले दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और इनके सीरीज का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो हम बड़े आराम से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट है, इसको पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना।
अब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को किसी और तरीके से भी बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे हम 5 कैपेसिटर को जब ऐसे बनाकर दिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था अगर आपको याद हो, तो मान लो 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हैं, एक कैपेसिटेंस पहले और दूसरे के बीच में ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है, तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कॉम्बिनेशन है। बस ये ऐसे काइट की तरह सिंपल नहीं नजर आ रहा, इसमें ये C1 है, ये C3 है, राइट, ये C5 है, ये C2 है और ये C4 है। तो अगर वही C1 ओवर C3 बराबर आ गया C2 ओवर C5 के, तो ये जो बीच में लगा हुआ है ये मीनिंगलेस हो गया, मतलब आप इसको हटाकर इस तार को तोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ऐसा नजर आएगा। ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज हम ऐसे भी बनाकर दिखा सकते हैं। तो सिर्फ उन्होंने तारों को अलग अलग तरीके से शेप दे दिया, ये तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर ही जाओगे कि ये वही 5 काइट की तरह ही है, बस थोड़ा सा उन्होंने वायर्स को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। सिमिलरली कई बार हम बीच वाले कैपेसिटर को थोड़ा बाहर करके दिखा देते हैं, जैसे ऐसे, ये काइट की वही 4 साइड्स में है और 5वां जो कैपेसिटर बीच में लगा था उसको ऐसे साइड से दिखा देते हैं। तो ये भी ए और बी के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है, राइट। तो ये अलग अलग तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाकर दिखा सकते हैं। तो इसको प्लीज अच्छे से समझ लेना व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, काफी इजी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे भी। जैसे एग्जांपल 2.82 है, उसमें आपको यही कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है कि आपको ये 5 कैपेसिटर ऐसे दिखाए गए, 1 2 3, और एक कैपेसिटर यहां पे लगा है और एक कैपेसिटर यहां पे लगा है, और इन सारे कैपेसिटर की वैल्यू सेम गिवन है। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड, और हमसे P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। अब ये मान लो C5 है। अब जैसे कि मैंने बताया, पहले तो हम देख लेते हैं कि C1 ओवर C2 का रेशो क्या C3 बाई C4 के बराबर है। तो अगर मैं C1 बाई C2 निकालूं तो C1 बाई C2 4 माइक्रो बाई 4 माइक्रो यानी कि 1:1 होगा। आल्सो C3 बाई C4 करूं तो वो भी 4 माइक्रो बाई 4 माइक्रो 1:1 होगा। तो हम जो ये बीच वाला C5 है उसको रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो P से 2 कैपेसिटर जाएंगे, एक ये 4 माइक्रो वाला और एक ये 4 माइक्रो वाला, और बीच से वायर रिमूव हो गई तो एक कैपेसिटर इधर रह गया 4 माइक्रो और एक इधर रह गया 4 माइक्रो, और ये हमें डायरेक्टली Q आ गया क्योंकि ये बीच वाला रिमूव हो गया, राइट। अब जैसे कि पहले आपको कंसेप्ट में बताया, अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका सीरीज वही शॉर्टकट लगा देते हैं, अगर इक्वल वैल्यू हो तो सीधा हाफ हो जाता है, 2 माइक्रो हो जाएगा, और इनका सीरीज का भी आंसर 2 माइक्रो हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट फिगर बनाए P और Q के बीच में तो ये 2 माइक्रो बचा और ये वाला भी 2 माइक्रो बचा। अब ये 2 और ये 2 फिर से पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। आई होप आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ओके, ये समझने के बाद अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल 2.83, उसमें क्या कह रहा है, उसमें भी आपको एक सर्किट गिवन है। तो हमें ये सर्किट गिवन है जिसमें 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखो, जब भी किसी सर्किट में 5 कैपेसिटर लगे हुए आएंगे तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि जनरली 5 कैपेसिटर वाला क्वेश्चन से व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनता है। तो आपको ये 5 कैपेसिटर एग्जामिनर ने दिखाए हैं। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, बीच में 5 माइक्रोफैरेड, और इधर 4 माइक्रोफैरेड और नीचे 6 माइक्रोफैरेड। लेटर से मैंने नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो ये 4 कैपेसिटर्स हमें दिखाए गए हैं और हमें पूछ रहा है कि ये और पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कुछ गिवन कर रहा है कि इफ points A and B are maintained at 15 volt and 0 volt respectively, then find the charges on 3 micro, 4 micro and 5 माइक्रोफैरेड रिस्पेक्टिवली। तो हमें इन तीनों कैपेसिटी पे चार्ज निकालना है पहले पॉइंट में या सेकंड में। फर्स्ट में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और थर्ड पॉइंट में बोला है व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। सी पॉइंट फिगर में यहां पर है। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोला है। अब सबसे पहले जैसे मैंने बोला 5 कैपेसिटर चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड तो नहीं है। तो हम C1 रेशो C2 करके देखते हैं, तो हो जाएगा 2 माइक्रो बाय 4 माइक्रो, यानी कि 1 रेशो 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम C3 रेशो C4 भी करके देखते हैं, वो भी 1 रेशो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये बैलेंस स्टेट हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज की। और अगर ये बैलेंस स्टेट हो गई तो जैसे मैंने बोला आप C5 को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूं। तो ये A पॉइंट से एक C1 जा रहा है और B पॉइंट के एक तरफ से ये C2 है। C1 के साथ A पॉइंट से जुड़ा हुआ कैपेसिटर है C3 और C2 के साथ B से जुड़ा हुआ कैपेसिटर है C4 और बीच वाला C5 मैंने गायब कर दिया क्योंकि C5 इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने बताया कि अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो उसकी जरूरत नहीं, तो वहां बिल्कुल भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, उस वाली ब्रांच को आप हटा ही दो। अब ये सर्किट बहुत सिंपल बन गया क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए। तो मैं इन दोनों का सीरीज निकाल लूंगा। अब या हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो इसे हम अभी बी फिगर क्या देते हैं, ए फिगर हमारी मेन थी। बी फिगर से मैं सी फिगर बना लेता हूँ। तो ये C1 और C2 का CS निकाल लेंगे और ऐसे ही नीचे जो C3 और C4 है उनका भी C' निकाल लेंगे। तो ये फिगर ऐसे बन जाएगी। अब पहले हम इनका CS निकालते हैं, C1 और C2 का। अब C1 हमें गिवन है 2 माइक्रो, C2 है 4 माइक्रो। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो इंटू 4 माइक्रो बाय 6 माइक्रो, वही प्रोडक्ट बाय सम। इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 2 3 जा 6, तो ये 4/3 माइक्रो फैरेड आ गया। ऐसे ही C'
3 माइक्रो और 6 माइक्रो फैरेड का हो जाएगा 3 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो बाय 9 माइक्रो। फिर माइक्रो से एक माइक्रो लेटर कट रहा है, 3 3 9, 3 2 6, ये 2 माइक्रो फैरेड आ गया, राइट। अब नेक्स्ट फिगर में ये सी एस और सी डैश एस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो मैं इनका पैरेलल आंसर निकाल दूंगा। तो अब ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस रह जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर होगा। तो मैं 4/3 में 2:1 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया कि इनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 10/3 माइक्रोफैरेड होगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा था व्हाट इज द चार्ज ऑन 3 माइक्रो, 4 माइक्रो एंड 5 माइक्रो। अब ये हमारा C1 2 माइक्रो गिवन है, C2 हमें ये C3 3 माइक्रो फैरेड गिवन है, और ये 6 माइक्रो फैरेड था, और ये 3 माइक्रो फैरेड है, ठीक है, 4 माइक्रो फैरेड है। तो ये हमें चार्ज गिवन था। अब हमें पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन 3 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड एंड 5 माइक्रो फैरेड। अब 5 माइक्रो फैरेड का तो कैपेसिटर ही नहीं बचा, तो 5 माइक्रो फैरेड पे तो चार्ज जाएगा ही नहीं। तो 5 माइक्रो फैरेड पे तो चार्ज जाएगा ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही बंद हो गया, यहाँ से ओपन सर्किट हो गया। तो 5 माइक्रो फैरेड को अगर हम दिखाएं तो वहां तो चार्ज जा ही नहीं सकता। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमें तीनों चार्जेस पे जैसे 3 माइक्रो फैरेड पे निकालना है। अब क्योंकि वो लिख रहा था कि ए और बी, ए 15 वोल्ट पे है और बी 0 वोल्ट पे है, तो हमें हर ब्रांच में 15-15 वोल्ट मिलेगा, यानी कि जो दो सीरीज में थे इनको भी 15 वोल्ट मिलेगा, और जो नीचे वाली सीरीज है उसे भी 15 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में सेम पोटेंशियल मिलता है। अब C3 और C4 को सेम पोटेंशियल 15 वोल्ट मिलेगा। अब हमें पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर निकालना है। अब क्योंकि थर्ड और फोर्थ सीरीज में है, तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि थर्ड के क्रॉस पोटेंशियल होगा C4 अपॉन C4 प्लस C3 इंटू उस ब्रांच का पोटेंशियल भी। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। C4 हमें गिवन है 6 माइक्रो, फिर C4 6 माइक्रो, C3 3 माइक्रो, और जैसे मैंने समझाया कि इस ब्रांच में 15 वोल्ट जा रहा है, तो इंटू 15। इसे सॉल्व करते हैं। 6 माइक्रो बाय 9 माइक्रो इंटू 15, माइक्रो से माइक्रो लेटर कट गया, 3 2 60, 3 3 9, 3 5। तो इस ब्रांच में इसको जो पोटेंशियल मिलेगा वो 10 वोल्ट मिलेगा 3 माइक्रो फैरेड को। अब अगर हमें इसका पोटेंशियल पता लग गया तो हम इसका चार्ज भी निकाल लेंगे, क्योंकि चार्ज C और V का प्रोडक्ट होता है, C3V3। तो हमें C3 का पता है वैल्यू 3 माइक्रो और पोटेंशियल मिल रहा है 10 वोल्ट, तो हमें जो चार्ज थर्ड कैपेसिटर को मिलेगा वो 30 माइक्रो कूलम होगा। ये एक आंसर हो जाएगा जो हमें निकालना था, चार्ज 3 माइक्रो फैरेड के अक्रॉस। ऐसे ही 4 माइक्रो फैरेड के अक्रॉस निकालना है। नाउ हम 4 माइक्रो फैरेड के अक्रॉस भी पोटेंशियल निकाल लेंगे V2। तो वो होगा V2, क्योंकि C1 के साथ है पैरेलल में सीरीज में, तो हो जाएगा V2 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। तो पहले हम सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो हमें C1 गिवन है 2 माइक्रो, C1 प्लस C2 हो जाएगा 2 प्लस 4 माइक्रो इंटू 15 वोल्ट। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइक्रो बाय 6 माइक्रो इंटू 15, 2 3 6, 3 5। तो इसको 5 वोल्ट मिलेंगे। कितने वोल्ट मिलेंगे? 5 वोल्ट। तो देयरफॉर जो चार्ज सेकंड कैपेसिटर को मिलेगा वो C2V2 हो जाएगा। C2 हमारे को गिवन है 4 माइक्रो और V2 हमने निकाला है 5। तो इसका मतलब इसको कितना चार्ज मिलेगा? 20 माइक्रो कूलम, सॉरी नॉट फैरेड, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम है। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आल्सो अब मैंने जैसे समझाया कि
जो फिफ्थ कैपेसिटर है उसे कोई चार्ज नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो जो फिफ्थ कैपेसिटर बीच में लगा हुआ था उसे चार्ज जाएगा ही, तभी तो उसको हटाया था, तो उसे 0 माइक्रोकूलम चार्ज मिलेगा। हाँ जी, तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर हो गया कि किस इन तीनों कैपेसिटर को कितना कितना चार्ज मिलेगा। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं जिसमें उसने पूछा था व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। ये वाला पॉइंट सी है। अब सी पॉइंट हमारी फिगर में कहां पर है? हमारी फिगर में सी पॉइंट यहां पे नजर आएगा क्योंकि वो 3 माइक्रो, 5 माइक्रो और 6 माइक्रो का कॉमन पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट 3 माइक्रो की से भी जुड़ा हुआ है, बीच वाले 5 माइक्रो से भी जुड़ा हुआ था और इधर 6 माइक्रोफैरेड से जुड़ा। तो ये सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो हमें अब ए पॉइंट 15 वोल्ट पे है और सी पॉइंट का हमने पोटेंशियल निकालना है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी लिखते हैं, वी ए माइनस वी सी। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाय सी। अब ए और सी पॉइंट क्योंकि हमारी मेन फिगर में C3 के लिए नजर आ रहे हैं तो वो Q3 बाय C3 लिख दिया जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस ए का या पोटेंशियल वैल्यू ए का पहले से ही VA दिया हुआ है और VC को निकालने को बोला है। Q3 हमने निकाला है कि जो चार्ज 3 को जाएगा वो 30 माइक्रोकूलम जाएगा और कैपेसिटेंस वैल्यू थर्ड की भी हमें गिवन है 3 माइक्रो। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइक्रो से माइक्रो लेटर कट गया, 3 के टेबल पे 10 कट गया, तो 15 माइनस VC 10 के इक्वल आ गया। तो यहां से 15 माइनस 10 इज इक्वल टू VC, यानी कि VC 5 वोल्ट आ गया। तो हमने सी पॉइंट का पोटेंशियल भी निकाल लिया थर्ड पार्ट में कि सी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेना। That's it for this class video। हर क्वेश्चन को अच्छे से टाइम लगाकर देख लेना।